सभी पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से आज के प्रेस वार्ता में हम आपका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं कि आप ससमय आप पहुंचे हैं। इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि आज के जो हमारे सवाल हैं सत्ता प्रतिष्ठान से, वो आम जन का है, किसान का है और कोऑपरेटिव जो माफिया बिहार में बड़े पैमाने पर किसानों के साथ फ्रेब जो करते हैं और नियम इस तरह के जटिल अनुकूल बनाए गए हैं माफिया के लिए, उस संदर्भ में हम आप सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। कुछ दिन कबल पटना उच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में सरकार को स्पष्ट तौर पे कहा कि एक ऐसी प्रणाली है जहां पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीत करके आते हैं और जो पहले से पैक्स अध्यक्ष जो कुंडली मार के लंबे समय से बैठा है, उसके अनुकूल उनकी समितियां बनी होती है, वो जीत करके वो भी आते हैं। जब अध्यक्ष हार जाता है तो सभी अपने सदस्यों से इस्तीफा करा देता है। तदोपरांत मजबूरन प्राधिकार को चुनाव में ढकेलना पड़ता और निर्वाचित अध्यक्ष को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ता है। जब आप लोग सब जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रणाली नहीं है। वहां अगर वार्ड के सदस्य, वहां भी वार्ड विकास समिति है, वहां अगर वार्ड इस्तीफा देते हैं तो मुखिया का चुनाव नहीं होता। लेकिन पैक्स के सदस्य अगर पंचायत के हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं, अगर वो एक साथ इस्तीफा कर देते हैं तो अध्यक्ष के भी चुनाव का सामना करना पड़ता है। 8 साल से 10 साल से जो डिफॉल्टर जो पैक्स है, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी संख्या सैकड़ों में बिहार के अंदर में है। उसको टैग किया जाता है बगल के पैक्स से। किसान को डबल टैक्स देकर करके अपनी बेचनी पड़ती है धान को, गेहूं को। और इस गंभीर मसले पर अपने ऑब्जर्वेशन में पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सरकार को कहा कि इस नियम में बदलाव लाइए। और प्राधिकार को जब पत्र लिखा गया तो प्राधिकार ने भी बिहार की सरकार को, सेक्रेटरी को, अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। प्राथमिक कृषि शाखा समिति पैक्स के निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के फलस्वरूप समिति के अवक्रमण एवं निर्वाचन की उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए समादेश याचिका संख्या 9491/2015 एवं अन्य स्वरूप मामले में दिनांक 17/8/2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में कि भाई ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्राथमिक कृषि शाखा समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति के कार्य संचालन को संपन्न नहीं होने देने के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है। और सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने से समिति जो है अल्पमत में आ जाती है और प्रशासक की नियुक्ति तथा तदोपरांत नए सिरे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है। और निर्वाचन में पराजित पक्ष तत्काल अपनी मंशा में सफल हो जाते हैं तथा उन्हें मनोवांछित लाभ प्राप्त होता है और सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य यहां पर प्रभावित हो जाता है। एक गंभीर सवाल है, पूरे बिहार से मामला जुड़ा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन के आलोक में विभागीय स्तर पर विचार किया जाए, यह कहा। यदि नहीं किया गया तो इस पर अभी भी विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि स्वार्थी तत्वों की मंशा ध्वस्त हो सके। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य सरल और सुलभ किसानों के अनाज का क्रय करना, उनको ससमय उनको उत्पादन का लाभ देने का है, बल्कि भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ाने का नहीं है।
और ये गुटबंदी, धन बल के आधार पर गुटबंदी और मनवांछित लाभ के उद्देश्य से निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र देकर समिति के कार्य संचालन को विफल करने के कुंठित प्रयास पर रोक लग सके, यह भी मंशा जाहिर किया गया। यह भी बात कही गई। वैसे त्याग पत्र देने वाले निर्वाचित सदस्यों को अगले 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने का भी इसमें नियम प्रावधान किया जाए कि भाई त्याग पत्र दे देता है और त्याग पत्र देने के बाद में फिर चुनाव होता है, फिर वही लड़ता है और फिर अपने अनुकूल अध्यक्ष को चुन के लाता है और फिर वो अपना मनोवांछित जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करता है। बिहार की सरकार सहकारिता को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा सीधा चार्ज मुख्यमंत्री पर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला भी याद करिएगा। यह डिपार्टमेंट भी सृजन से अछूता नहीं है। सृजन का रिलेशन भी सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ था। बिहार में, आजाद हिंदुस्तान में बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो सृजन है। 1500 करोड़ से ऊपर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन सरकार चेती नहीं। पूरे बिहार में चुनाव हो गए, टैक्स के चुनाव हो गए, बहुत लोग जो मठाधीश थे चुनाव हार गए, लेकिन उनके समिति जो उनके घर के लोग हैं वो जीत के आ गए। अब अध्यक्ष को संचालन करने का, उनको चार्ज देने का पूरे बिहार का शिकायत आया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे गंभीरता में राजहित में लिया है, किसान हित में लिया है कि बिहार की सरकार तत्काल प्रभाव से अगर नियमों में बदलाव नहीं लाती है, जो त्याग पत्र देने वाले लोग हैं उनको दोबारा चुनाव लड़ने से रोकने की व्यवस्था भी इसमें लानी चाहिए। नहीं तो डिफॉल्टर पैक्स 10 साल से 12 साल से सर्टिफिकेट केस चल रहा है, करोड़ों का गमन का आरोप है। ऐसे लोग भी जीत करके आ जा रहे हैं और किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, बगल के पैक्स से टैग कर दिया जाता है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सरकार के संरक्षण में जी रहे हैं। कोऑपरेटिव माफिया पूरे कोऑपरेटिव को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अचेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं, इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिहार में रिटायर्ड अधिकारी जो भ्रष्टाचार की दलदल में खुद उसका दोनों पैर और परिवार का पैर फंसा हुआ है, वो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कराएगा। बिहार में 2-3 लोग चला रहे हैं सरकार, रिटायर्ड अधिकारी 3 आदमी का टोला है, वही बिहार में अपना सत्ता का संचालन कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। और पैक्सों के चुनाव के परिणाम के स्वरूप जो उत्पन्न हालात है पूरे बिहार में, मानो कि एक नया विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्राधिकार जो है जो चुनाव को संचालित कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है, प्राधिकार ने भी अपने पत्र के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है। भ्रष्टाचारी लोग अपने मन मुताबिक चीजों को लागू कर रहे हैं। तो जो पैक्स अध्यक्ष अगर चुनाव जीत गया, समिति इस्तीफा कर रहा है, फिर उनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये कैसी कार्य प्रणाली है, एक ऐसा नियम है। इस नियम में बदलाव नहीं करोगे तो लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा। और इस भ्रष्टाचार में कोई और लोग नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं जिनका संरक्षण बिहार की सरकार उन भ्रष्टाचारियों को कर रहा है। नालंदा जिला में 35 पैक्स ऐसे हैं जहां हम, इसलिए जिले का नाम बताता हूं, जिला वाइज जिला मैं आपको बताता हूं। नालंदा जिला जहां के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि नालंदा जिला से 35 पैक्स ऐसे हैं जहां पर अनुकूल अध्यक्ष पुराने जीत करके नहीं आए, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करके पुनः चुनाव कराने की नौबत आन पड़ी। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आज भी हालात वही हैं, जस के तस हैं। 25 वर्षों से 30 वर्षों से व्यक्ति
जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, सर्टिफिकेट केस हो रहा है, डिफॉल्टर है, करोड़ों का गमन का आरोप है, ऐसे पैक्स अध्यक्षों को, ऐसे समितियों को संरक्षित करने के लिए यह कानून में बदलाव नहीं की जा रही है। इसलिए मेरा मांग है कि अगर सरकार सही मायने में किसान हित में संवेदनशील है तो एक सप्ताह के अंदर बिहार की सरकार और बिहार के मुखिया जो मानो ही भ्रमण पर कहीं निकले हैं, पता चला है कि उत्तर बिहार के किसी कोना पर गए हैं व्याघ्र परियोजना को देखने के लिए, तो कम से कम उनका दृष्टि इस पे पड़े। और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग, जो भाजपा तो भ्रष्टाचार की वो गंगोत्री है जहां भ्रष्टाचार के सारे कपड़े धोए जाते हैं उसी वॉशिंग मशीन में। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरोवर में स्नान करने के बाद पवित्रता का वो बोध उनके अंदर आ जाता है, मानो कि इससे निष्कलंकित कोई व्यक्ति इस देश के अंदर में नहीं है। ये विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बावत भी प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सीधा चार्ज भी है और डिमांड भी है कि अगर सरकार गंभीर है तो नियमों में बदलाव करे, प्राधिकार के द्वारा दिए गए पत्र को गंभीरता से ले, पटना उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन को गंभीरता से ले और इस पर एक नया व्यवस्था बहाल हो ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसी बाबत आप लोग को हमने कष्ट दिया था, लेकिन साथियों ने हमसे पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन पर, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से भी होता रहा है। आजादी के बाद इस देश में कई टर्मों तक एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, कल भारत सरकार के कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई। प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आने लगी। आप पत्रकार साथी, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके मन में भी सवाल हो गए। 4 राज्यों के चुनाव हो गए, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत तक चुनाव कराओगे, शेष जो कालावधि बचे हुए रहेंगे उनके कार्यकाल, क्या वो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दोगे? फिर वहां चुनाव एक साथ कराओगे? मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आप चुनाव आपने करा लिया, एक बार आपने भंग करके, क्या गारंटी है कि फिर एक देश एक चुनाव के बाद कोलिनेशन की सरकार नहीं बनेगी? बीच में फिर सरकारें अपनी दम नहीं तोड़ देगी? उन परिस्थितियों में एक देश एक चुनाव का क्या होगा समस्या का हल? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 3 वर्षों में कोई सरकार गिर गई तो 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है लोकतंत्र का वही वहां पर मरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वोट मताधिकार का प्रयोग आम चुनाव में 5 वर्षों के लिए होता है। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के जो ड्राफ्ट आए हैं, जो बिल प्रोड्यूस होगा, हम लोग की मांग है कि जेपीसी को जानी चाहिए और जेपीसी को जाने के बाद उसमें सबकी राय होनी चाहिए। हम इसके खिलाफत या समर्थन का बात नहीं है, हम उन संभावनाओं पर, उन बातों पर जोर देकर करके हम ये कह रहे हैं, ना विरोध की बात है न समर्थन का बात है कि आखिर होगा कैसे, ये ड्राफ्ट की प्रारूप क्या है, कैसे कर पाओगे? इन सारे सवालों पर मनन भी होगा, मंथन भी होगा, विचार भी होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये सवाल पॉलिटिकल स्टंट नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हो तो वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं, समान शिक्षा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, फिर अलग अलग क्यों? ये सवाल भी सामने है। जो सरकार को तत्परता के साथ जिन चीजों को गंभीरता से शिक्षा के हित में लेनी चाहिए, आम आदमी के हित में लेनी चाहिए, उस पर चर्चा करने के बजाय एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं मंदिर का लेंगे, कहीं बंगाल में जाके मंदिर बनाएंगे, कहीं कहाँ बनाएंगे, कभी वहाँ बनाएंगे। अरे आम आदमी की बात करो, पलायन की बात करो, किसान की बात करो, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन समस्याओं की बात करो। अपन समस्याओं से मुंह चुराते हो, नौकरियों से मुंह चुराते हो, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हो, हंगर इंडेक्स में देश कहाँ खड़ा है, राज्य कहाँ खड़ा है, इस पे आप बात नहीं करते हो, पर कैपिटा इनकम की स्थिति क्या है देश के अंदर में, इस पे बात नहीं करते हो। राज्यों का राज्य जो पिछड़ा हुआ है वो कैसे विकसित राज्यों में आएगा, इसकी बात नहीं करते हो। बात करते हो मंदिर की,
अरे मंदिर को तो आप आस्था का केंद्र है, उसको वही रहने दो। हर धर्मों के जो धर्म स्थल हैं उनके आस्था के केंद्र हैं, वो राजनीति का कारण मत बनाओ, राजनीतिक एजेंडे में मत लाओ। इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां सनातन धर्मावलंबी जिस गांव में जिस टोल में बात करते हैं वहां मंदिर नहीं है, वहां देवी स्थान नहीं है, कुल देवी नहीं है, वहां पुजारी की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सनातन से कोई मतलब नहीं। सनातन कर्तव्य, सनातन आचरण, सनातन अगर शाश्वत है, अगर ऐसा मत है तो सनातन कर्तव्य है और सनातन आचरण भी है। जो भारतीय जनता पार्टी के पास न आचरण है न कर्तव्य है, वो उन्माद को बढ़ावा देना चाहती है, नफरत की राजनीति करना चाहती है। और कोई सवाल? देखिए, बिहार का प्रत्येक विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा वास करती है। कोई ऐसा 243 में से कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा वास नहीं करती है। और हर जगह राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता मजबूती के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी, सब लोगों के नीतियों का, विचारों का, सिद्धांतों का के प्रति गंभीर नहीं है। सब लोग गंभीरता के साथ उसको अपना मान के चलते हैं। उसको अलग दृष्टिकोण से क्यों देखें, वो तो उसी में सब है। कांग्रेस ने दो डिप्टी सीएम की डिमांड की है। मुकेश सहनी को भी क्या एक डिप्टी सीएम देने की बात चल रही है? देखिए, चुनाव 2025 में होने हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर कई आरोप लगते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का आरोप लगाता है। अगर राष्ट्रीय जनता दल किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के सशक्तिकरण में अपनी योगदान अवदान को गंभीरता से, मजबूती से अगर दे रहा है, अगर हम पर कोई तुष्टीकरण का आरोप लगता है सशक्तिकरण को लेकर के, इस आरोप को मैं सिरोधार करता हूं। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। दो क्यों, जरूरत आने पड़ेगी तो चार भी होगा। दो की बात क्यों करते हैं? जरूरत पड़ेगा तो चार भी हो सकता है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनके पिता के संदर्भ में सवाल पूछे जाने के बाद, जिनके पिता अपने इस धरातल को छोड़ दिए हैं अल्प समय में ही, तो स्वाभाविक तौर पर वो दृश्य उनके सामने आया था, तो रुआसे भरे स्वर उनके आ गए थे। उससे इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी को लेकर इतनी मुखर क्यों है? नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, हम लोग भी आदर करते हैं, माननीय नेता भी आदर करते हैं, पर वो अचेतन अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। एक बयान पर जिस तरह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि आपाधापी का माहौल बना हुआ है। बिहार के एक डिप्टी सीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री को रद्दी माल कहा था। जिन लोगों को याद ना हो, कृपया याद करें। महिला सशक्तिकरण और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, एनडीए और महिला सशक्तिकरण दोनों में काफी विरोधाभास है। लड़की के गले में झोला पहनाना महिला सशक्तिकरण नहीं होता। कटोरिया के माननीय विधायिका को शब्द से घायल कर देना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं होता। महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार हो, उत्पीड़न हो, ये महिला सम्मान है। माफ करना, दैवत प्राप्त मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों को बिंदी लगाने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए कह देना, ये महिला सम्मान का प्रतीक नहीं है। सेंटर होम महिला सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकता। माफ करिएगा। कालांतर में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको स्मरण करा दूं। कुछ टीसें माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार जीने नहीं देता था। वो टीस क्या थी उनकी? अब वो टीस क्या है जरा सुन लीजिए।
अपने फिर मैं इसको रिप्ले कर देता हूँ, सुन लीजिए। तो सुंदर और अच्छे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहे हैं वो सबको पता है। कभी कभी शब्दों के अर्थों को समझे बगैर कई लोग कई चीजों को अपने ही रूप से परिभाषित कर देते हैं। अचेतन अवस्था में पड़े हुए नायक को अगर जनसमूह की आकर्षण की आवश्यकता है, नदी और नालों में जलों के प्रवाह को देखने में उनके अंदर आकर्षण की अगर आवश्यकता है ताकि चेतना आ जाए, व्याघ्र परियोजनाओं को देखने के बाद अगर उनके अंदर चेतना आ जाए तो आकर्षण का आशय यह होता है। ये शब्द कभी कभी मजाकिया लहजों में भी कहा जाता है। उद्देश्य को समझना चाहिए कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री के अचेतन अवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं उनके अंदर एक आकर्षण होनी चाहिए। और एक बार मैं कह देना चाहता हूं आप पत्रकार साथियों को, बड़ी गौर से इन बातों को सुनिएगा। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनका समता पार्टी से कोई लेना देना नहीं? 3-4 लोग कौन हैं? रिटायर अधिकारी से लेकर के 3 आदमी 4 आदमी कौन है? समता पार्टी से न कोई वास्ता, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों से वास्ता नहीं। ऐसे लोग आज उनके इर्द गिर्द घूम कर करके सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद सबको धोखा दे रहे हैं। और एक घुटन सी है जनता दल यू के अंदर, कई बिंगू खड़े हो चुके हैं। उनको पता है कि आने वाला कल घातक होगा। चौथे नंबर पर बिहार की जनता ढकेलेगी, याद करिएगा। कुछ आप लोग लगता है कि किसी के अस्वस्थ होने को भी नाराजगी को आप देते हैं, माफ करिएगा। इसके पहले भी एक सवाल आप लोगों ने उठाया था, उस सवालों का भी जवाब स्वयं आकर के दे दिए थे।